तो देखो हमारा टॉपिक क्या है, रजिस्टर। तो कोई भी कंडक्टर ऐसा नहीं, कोई भी कंडक्टर जिसके पास कुछ पर्टिकुलर वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है ना, उसे अपन कहते हैं रजिस्टर। या कोई भी कंडक्टर जो एक पर्टिकुलर वैल्यू से अपने अंदर पास हो रही करंट को रोकता है, उसको अपन रजिस्टर कहते हैं। ठीक है, तो रजिस्टर क्या है? कंडक्टर हैविंग सम एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस, जिसके पास अपना खुद का कुछ रेजिस्टेंस हो, उसे अपन बोलते हैं रजिस्टर। फिर तुम्हारी बुक में एक थर्ड एक्टिविटी दी है, जरा ध्यान से समझना। थर्ड एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है बेटा, बहुत ध्यान से समझना कि ना आपको थर्ड एक्टिविटी के लिए करना क्या है। बुक में दी है, आप पढ़ो उसको। ठीक है, आप पढ़ना। तो क्या बोला है कि हमारे पास हमें इलेक्ट्रिकल वायर्स लेने हैं, एक एमीटर लेना है, एक सोर्स ऑफ करंट सेल या बैटरी लेनी है, और एक की लेनी है। क्या लेनी है? की। उसके बाद हमें क्या करना है कि ना, जैसा कि ये सेटअप दिखाया गया है, देखो जैसा आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पे, जैसा सेटअप दिख रहा है, आपको वैसा ही सेटअप बनाना है। वायर को कुछ इसी तरीके से क्या करना है, आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, वायर को क्या करना, कुछ इसी तरीके से ज्वाइन कर लेना। उसके बाद बीच में गैप छोड़ना एक्स वाई, बीच में कितना गैप छोड़ना है? एक्स वाई। अब क्या करना ना, तीन अलग अलग टाइप के निक्रोम वायर होंगे। पहला जो निक्रोम का वायर होगा ना बेटा, सुनो, पहला जो आपका निक्रोम का वायर होगा उसके बारे में समझो कि उसकी लेंथ रहेगी L, उसकी लेंथ रहेगी L, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहेगा A। उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या रहेगा बच्चों? A। और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या रहेगा? A, मतलब उस जो वायर की चौड़ाई है वो कितनी रहेगी? A। वायर की चौड़ाई कितनी रखनी है आपको? A। और फिर आपको ना उस वायर को उठा के इस जंक्शन पे लगा देना, इस जंक्शन पे। उस वायर को आपको इस जंक्शन पे लगा देना। तो जैसे ही तुम वायर को इस जंक्शन पे लगाओगे और एमीटर में रीडिंग चेक करोगे तो कुछ रीडिंग आएगी। मान लो वो रीडिंग है 4 एम्पियर। कितनी रीडिंग आ रही है? 4 एम्पियर। फिर तुमने क्या किया, उस वायर को हटा दिया, साइड रख दिया, दूसरा वायर लिया। अब तुमने क्या किया बेटा? दूसरा वायर लिया और उसकी लेंथ कर दी डबल। उस वायर की लेंथ क्या कर दी? डबल। मगर उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोड़ा ना आपने, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो A ही रहने दिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना रखा आपने इस वायर का? A। सिर्फ लेंथ डबल की, लेकिन उसकी चौड़ाई उतनी रहने दी। ठीक है, मान लो अगर पहले तुमने 1 मीटर का वायर लिया था, तो अब क्या किया तुमने? 2 मीटर का वायर ले लिया, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चौड़ाई दोनों केसेस में सेम रखी। फिर तुमने उसको उठाया, उस वायर को जिसकी लेंथ डबल थी। कहोगे सर इतना बड़ा वायर तो आएगा नहीं, तो आप क्या कर सकते हो? उसको थोड़ा घुमा फिरा के, मतलब अलग अलग इस तरीके से करके, ऐसे यहाँ कर लिया, ऐसे करके अरेंज कर दो, अब तो आ जाएगा ना। तो उसको यूं करके कनेक्ट कर दो। ठीक है, ये सीधा नहीं कनेक्ट हो रहा था तो हमने ऐसे करके कनेक्ट कर दिया। और फिर जब मान लो हमने एमीटर में फिर से रीडिंग देखी, और जब आपने एमीटर में रीडिंग देखी तो इस बार रीडिंग आई 2 एम्पियर। इस बार एमीटर में रीडिंग कितनी आ रही है बच्चों? 2 एम्पियर रीडिंग आ रही है। ठीक है, फिर हमने क्या किया अगले केस में? देखो अगले केस में क्या किया हमने, जो पुराना वाला वायर था ना जिसकी लेंथ L थी, ठीक है, लेंथ, तो हम एक तीसरा वायर और लेके आए। ठीक है, हमने क्या किया, एक वायर और लिया। ठीक है, एक वायर हमने और लिया, और उस वायर की लेंथ कितनी थी बेटा? L। बस उस वायर की चौड़ाई जो है ना मोटी कर दी। वायर की चौड़ाई क्या कर दी? मोटी कर दी। ठीक है, समझ में आ रही बात? वो वायर, मोटा वायर तुमने भी देखे ना, कॉपर के वायर आते हैं अलग अलग मोटाई के आते हैं। कुछ पतले वायर होते हैं, कुछ मोटे वायर होते हैं। जैसे तुमने केबल की तार देखी होगी, उसमें केबल वाला जो तार होता है उसमें मोटा सा, थोड़ा मोटा सा कॉपर वायर होता है। लेकिन जो तुम्हारे घर में क्या बोलते हैं, स्पीकर के वायर्स में जो कॉपर लगा होता है, पतले वायर होते हैं। तो ऐसे ही मोटा वाला वायर, उससे डबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, डबल मोटाई वाला वायर लेना है। लेंथ कितनी रखनी है? L। लेंथ कितनी रखनी है? L। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हो हमने क्या किया, देखो तुम्हें दिख भी रहा होगा इस वायर, देखो लेंथ उसकी L ही है, लेकिन बस उसकी चौड़ाई डबल कर दी है। चौड़ाई क्या कर दी है? डबल। फिर हमने उस वायर को उठाया और एक्स वाई के बीच में प्लेस कर दिया और स्विच चालू किया। तो मैंने देखा यहाँ पे तो भैया एमीटर में रीडिंग आ रही है 8 एम्पियर। यहाँ पे एमीटर में रीडिंग क्या आ रही है? 8 एम्पियर।
फिर अब चौथे केस में हमने क्या किया, सुनो कि चौथे केस में हमने क्या किया बेटा, चौथे केस में क्या करना है बेटा, चौथे केस में आपको कि ना ये सब वायर हटा दो, ये तीनों निक्रॉन के वायर को साइड कर दो। अब एक कॉपर का वायर लेके आओ जिसकी लेंथ पहले केस में जितनी निक्रॉन के वायर की थी ना, यानी L, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पहले केस में जो निक्रॉन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था यानी A, उतना रखो। तो तुम जब तुम देखोगे तो एमीटर में कुछ रीडिंग आएगी और वो रीडिंग इन सबसे ज्यादा होगी, वो रीडिंग इन तीनों से ज्यादा होगी। मान लेते हैं वो 13 एम्पियर रीडिंग है, कितनी है, 13 एम्पियर। तो तुम यहाँ एक चीज देख रहे हो, क्या क्या देख रहे हो, तुमने एक चीज देखी, जब हमारा लेंथ L था केस 1 में, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था, तब रीडिंग 4 एम्पियर थी, कुछ रीडिंग थी। फिर हमने जब लेंथ डबल की, जब हमने लेंथ डबल की केस 2 में, देखो ना केस 2 में जब तुमने लेंथ डबल की तो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रखा, तो एम्पियर की रीडिंग देख रहे हो, पहले 4 एम्पियर थी ना एमीटर की रीडिंग, अब सीधे 2 एम्पियर, हाफ हो गई। केस 3 में हमने क्या किया, केस 3 में हमने क्या किया बच्चों, समझो। केस 3 में अपन क्या कर रहे थे बैठ के, ठीक है, केस 3 में हमने क्या किया कि केस 3 में हमने लेंथ तो L ही रखी, बस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था ना उसका डबल कर दिया, थिकनेस वायर की डबल कर दी। और डबल करने का मतलब ये नहीं है कि क्या बोलते हैं 2 वायर चिपका दिए, एक मोटा वायर लेके आ गए जिसका थिकनेस डबल था, तो हमने देखा भैया सीधी रीडिंग डबल हो गई, है ना, सीधी रीडिंग डबल हो गई फर्स्ट केस से। चौथे केस में क्या किया अपन ने, चौथे केस में तो यूनिक ही कर दिया। पहले 3 केस में निक्रॉन का वायर ले रहे थे, चौथे केस में तो मटेरियल ही बदल दिया, कॉपर रख दिया, मटेरियल ही बदल दिया, कॉपर रख दिया, लेकिन उसकी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फर्स्ट केस के जैसी सेम रखी, लेकिन सिर्फ मटेरियल बदल दिया, कॉपर वायर, रीडिंग 13 एम्पियर आ गई सबसे ज्यादा। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चल रहा है, इस एक्टिविटी से देखो हमें क्या पता चल रहा है बेटा, इस एक्टिविटी से ये पता चल रहा है हमें कि जो करंट की वैल्यू है, जो करंट की वैल्यू है वो लेंथ, थिकनेस या मटेरियल के चेंज करते ही चेंज हो जाती है। समझ में आ रही बात। फर्स्ट केस में तो हमने लेंथ L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A रखा था, तब 4 एम्पियर आई, लेकिन सेकंड केस में जैसे ही लेंथ बदली वैसे ही अपने आप करंट बदल गया, करंट की रीडिंग, करंट की वैल्यू बदल गई। थर्ड केस में क्या किया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदला, तो क्या हुआ, फिर से करंट की रीडिंग बदल गई, डबल हो गई। फोर्थ केस में क्या किया हमने, मटेरियल ही बदल दिया, करंट की रीडिंग बदल गई। तो इस एक्टिविटी का कंक्लूजन क्या निकला, इस एक्टिविटी का बेटा कंक्लूजन ये निकला कि जैसे ही तुम किसी भी मटेरियल की, नहीं किसी भी कंडक्टर की लेंथ वेरी करते हो, लेंथ बदल देते हो, थिकनेस मोटाई बदल देते हो, या फिर मटेरियल ही बदल देते हो, तो एमीटर की रीडिंग भी अपने आप चेंज हो जाती है, करंट की रीडिंग भी अपने आप एमीटर में चेंज हो जाती हैं। तो इस एक्टिविटी का मोटो ये था, ठीक है, इस एक्टिविटी का मोटो ये था कि जो करंट की वैल्यू होती है, जो करंट की वैल्यू होती है वो, फिलहाल तो हमने करंट में चेंजेस देखे ना, तो इस एक्टिविटी से हम ये समझ सकते हैं कि जो करंट की वैल्यू होती है वो क्या होती है कि ना लेंथ की वैल्यू पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू पे, और साथ ही साथ मटेरियल पे, मटेरियल पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो देखो हमने देखा, देखो फिर वो पूरा एक्टिविटी दोबारा से मैंने तुम्हें 4 पॉइंट में समझाने की कोशिश की है। तो आप लोग क्या करेंगे बेटा, स्क्रीन को थोड़ा सा पॉज करेंगे और ना इन चारों पॉइंट को ढंग से पढ़ो, चारों पॉइंट को क्या पढ़ो, ढंग से पढ़ो और समझो कि क्या मतलब है हमारा यहाँ पे। तो बेटा आप लोगों को ना लास्ट क्लास से पता होगा, लास्ट जितनी हमने क्लासेस ली तो उससे पता होगा, ठीक है, जिसने ली है उसको पता होगा कि ना जो करंट होता है, करंट आई, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेजिस्टेंस के। ये कह लो रेजिस्टेंस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, करंट के, इसके करंट के।
ठीक है। तो ये जो ऊपर हमने एक्टिविटी की उसका मतलब क्या है, ठीक है, वो क्या सजेस्ट करती है, उसका रिजल्ट, उसका कंक्लूजन क्या है। तो जो ऊपर की एक्टिविटी है वो हमें ये बताती है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, फिलहाल तो आप करंट की फॉर्म में एक्टिविटी को देख के आए थे, लेकिन याद रखना कि करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है, करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। तो अब देखो, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा करने की कोशिश करूंगा ताकि ना सारी चीजें आपके पास यहाँ एक साथ लिखी मिल जाए आपको, ठीक है। तो पहले केस में क्या हो रहा था, केस 1 में, दोबारा से ना बेटा मैं बार बार सेम चीजें रिपीट कर रहा हूँ ना, तुम लोगों को थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा होगा कि सर पगला गए हैं, पगला नहीं गए, देखो यहाँ जरा गौर से, ठीक है। तो फर्स्ट केस में जब लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था, तो हमारा करंट कितना था, 4 एम्पियर था, है ना, करंट 4 एम्पियर था। फिर सेकंड केस क्या था, जब हमने लेंथ को डबल किया था और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को सेम रहने दिया था, तो करंट हमारा हाफ हो गया था, करंट हमारा क्या हो गया था, हाफ। लेकिन हम यहाँ रेजिस्टेंस के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो रेजिस्टेंस के साथ उल्टा हो जाएगा, रेजिस्टेंस के साथ उल्टा हो जाएगा कि जब तुम कंडक्टर की लेंथ को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अब रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारा, रेजिस्टेंस से पता चला कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के। सेकंड, थर्ड केस में क्या किया आपने, थर्ड केस में लेंथ को तो एल रहने दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या किया, डबल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल कर दिया, तो तुम्हारा करंट क्या हो गया, तुम्हारा करंट जो है बेटा सीधे डबल हो गया, करंट बच्चों हमारा क्या हो गया, सीधे करंट जो है हमारा सीधा सीधा पहले केस के डबल हो गया। लेकिन हम तो यहाँ रेजिस्टेंस की बातें कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ, करंट के जो साथ हो रहा है ना वो रेजिस्टेंस के साथ उल्टा हो रहा है, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। और तुम्हारा इस केस में तुम्हें ये दिख रहा था ना कि करंट सीधे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था ना, इसमें तो यही आ रहा था ना, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। और यहाँ क्या आ रहा था, यहाँ आप देख रहे थे कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, यही हो रहा था ना इसमें। जैसे तुमने लेंथ बढ़ाई, करंट अपने आप घट गया था। थर्ड केस में क्या किया आपने, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाया, तो करंट भी क्या हो गया था, बढ़ गया था ना। फिर फोर्थ केस में क्या हुआ, हमने मटेरियल ही बदल दिया, फोर्थ केस में हमने क्या किया, मटेरियल ही बदल दिया, ठीक है। तो एमीटर में जो रीडिंग आई वो टोटली डिफरेंट आई थी, है ना, एमीटर की रीडिंग जो थी वो टोटली डिफरेंट थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा थर्ड केस में, ठीक है, थर्ड केस में हमारा क्या रहा, थर्ड केस में बेटा ये रहा कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है, नेचर ऑफ द मटेरियल दैट इज R is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, रो मतलब नेचर ऑफ मटेरियल होता है, ठीक है, R किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो कैसे कर, मैंने वो लिखा हुआ है नीचे, नीचे से मिटा देते हैं अपन, ठीक है, नीचे से मिटा देते हैं, यहाँ पे देख लो आप, अब समझो यहाँ पे भैया, ठीक है, क्योंकि आपने कॉपर ला दिया निक्रोम की वायर की जगह, तो सारा केस बिल्कुल हमारा क्या हो रहा था, टोटली डिफरेंट हो रहा था, ठीक है, हमारा टोटली केस डिफरेंट हो रहा था। तो ना मैं तुम्हें यहाँ पे भी चीज़ें लिख देता हूँ ताकि ना फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको याद रहे, है ना, कि सर ने क्या पढ़ा दिया था, कि जब हमने लेंथ को डबल किया था तो करंट हाफ हो गया था, यानी लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, लेंथ ही करंट, मेन फैक्टर तो करंट है ना, तो तुम्हारा करंट जो था लेंथ के डबल करते ही हाफ, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इस केस में आपने क्या पढ़ा था, इस केस में जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल किया तो करंट भी डबल हो गया, यानी करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और इसी का उल्टा रेजिस्टेंस के साथ होगा, इसी का उल्टा क्या होगा, रेजिस्टेंस के साथ होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये केसेस समझ आए होंगे, ठीक है। चलो
अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अच्छा, नेचर ऑफ मटेरियल पे वैसे होता तो डायरेक्टली है, बट ना हम यहाँ पे डायरेक्टली कंसीडर ना करके फिलहाल नेचर ऑफ मटेरियल को रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैं वो लिख देता हूँ। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल को अपन रो से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, रो कैसे बनाना है ध्यान से देख लो जरा। रो कैसे बनाना है आपको, यूं करके ऐसे बना देना। ठीक है, रो। तो आपने क्या देखा ऊपर की ऑब्जर्वेशन से, क्या देखा? तो आप कहोगे सर हमने दो बातें तो सीख ही ली। पहला ये सीखा कि सर रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ पे, है ना। देखो ना ऑब्जर्वेशन में फर्स्ट पॉइंट क्या था कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। फिर दूसरे केस में आपने क्या देखा कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो हमने क्या देखा यहाँ पे बेटा कि R L के प्रोपोर्शनल है और R एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर हमने दोनों इक्वेशन को कर दिया कंबाइंड। दोनों इक्वेशन को क्या किया? कंबाइंड। ठीक है, दोनों इक्वेशन को अपन ने क्या कर दिया बच्चों? कंबाइंड। कि R देखो ना तुम्हारा, R L के प्रोपोर्शनल था और इनवर्सली प्रोपोर्शनल था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। दोनों को जब कंबाइन करोगे तो कंबाइन करते टाइम क्या होता है कि दोनों चीजें आ जाती हैं। R डायरेक्टली था, डायरेक्टली आ गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनवर्सली था, इनवर्सली आ गया। फिर तुम छोटी क्लास में पढ़ के आओ, 9th क्लास में, जब भी प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं, जब भी हम ये वाला साइन हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट ऐड करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं? कांस्टेंट ऐड करते हैं। तो हमने भी यहाँ पे क्या किया कि जब हमने ये प्रोपोर्शन का साइन हटा के इक्वल का साइन लगाया तो हमने एक कांस्टेंट ऐड किया यहाँ पे, ये रो, है ना। जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो आपको एक कांस्टेंट ऐड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट क्या था इस केस में? रो। हमारा कांस्टेंट क्या था बच्चों? रो। ठीक है, तो रो इज नोन एज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। रो को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, एंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। और इस मटेरियल की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है। रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, उस मटेरियल की करंट की रोकने की क्षमता। रो क्या है? किसी भी मटेरियल की करंट की रोकने की क्षमता। ठीक है, तो लिखा है ना, रो मतलब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। अब द वैल्यू ऑफ रो इज कांस्टेंट फॉर द गिवन मटेरियल एट अ गिवन टेम्परेचर। ये जो रो की वैल्यू होती है ना, रो की वैल्यू वो एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए कांस्टेंट है, फिक्स है। आयरन की अपनी रो की वैल्यू है, आयरन है ना, आयरन, उसकी रो की वैल्यू फिक्स है। कॉपर की रो की वैल्यू फिक्स है, निक्रोम की फिक्स है, ऐसी टंगस्टन की फिक्स है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। अब अगर हमसे कोई पूछे कि एसआई यूनिट क्या है रो की, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या है, तो बेटा ये है ओम मीटर। क्या है? ओम मीटर। ये लिखा है देखो, एसआई यूनिट क्या है हमारी? ओम मीटर। ओम ऑब्लिक मीटर नहीं है, ओम इंटू मीटर। ओम मीटर है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, याद रखना। ठीक है, इस चीज को याद रखना। क्लियर? समझ में आ गई? तो देखो भैया, अब तुम्हारी जिंदगी की दास्तान शुरू करता हूँ, उससे तुम्हें कुछ चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, समझो। इस चीज को और ज्यादा बढ़िया करके हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपको ये बोला कि जो रेजिस्टेंस है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इसका मतलब ये कि जितनी ज्यादा लेंथ बढ़ाओगे उतनी ज्यादा क्या होगी? रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। और अगर लेंथ कम कर दोगे तो रेजिस्टेंस भी घट जाएगी। ठीक है, अब इट्स लाइक कि देखो भैया कि मैं तुमसे कहूं कि बेटा एक पतले से पाइप में से निकलना, एक पतले से पाइप में से आपको निकलना और 1 मीटर का पाइप। ठीक है, आपको थोड़ा सा कष्ट होगा क्योंकि 1 ही मीटर तो जाना है, पाइप पतला है। ठीक है, इतना पतला है कि मतलब उसमें से अमृत निकल सकता है, उसमें से पीयूष निकल सकता है। पर यहाँ बात आ रही है कार्तिक को निकालने की उस पाइप से।
तो मैं बोलूं कि बेटा कार्तिक 500 रुपए रखे उस पाइप के दूसरी तरफ, ठीक है, और तुझे क्या करना है, इस पाइप से निकल के जाना, पाइप 1 मीटर लंबा है। 500 रुपए का लालच देख के कार्तिक जो है थोड़ा सा कष्ट सह के उस पार निकल जाएगा जैसे तैसे कर, ठीक है। तो कष्ट कितना हुआ, थोड़ा सा, क्यों, क्योंकि पाइप की लेंथ थोड़ी सी थी, थोड़ा ही कष्ट हुआ। फिर मैंने क्या किया ना, पाइप को 4 मीटर लंबा कर दिया, उसके उस तरफ फिर मैंने 500 का नोट रखा है। अब कार्तिक का कष्ट पहले के कंपैरिजन क्या होगा, 4 गुना बढ़ जाएगा ना, है, समझ रहे हो ना, क्योंकि पहले उसको थोड़ा सा ही तो निकलना था, अब क्या होगा, 4 गुना कष्ट बढ़ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई बात। फिर मैंने कहा चलो कार्तिक के साथ जाती नहीं करते हैं, अभी पाइप की चौड़ाई जो है मोटी कर देते हैं, बड़ी कर देते हैं, डबल कर देते हैं। तो हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो जैसे ही मैं पाइप मोटा करूंगा, है ना, तो कार्तिक बड़े आराम से पाइप को पार कर जाएगा। फिर और ज्यादा मोटा करूंगा, और ज्यादा आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, जो रेजिस्टेंस यानी कार्तिक को जो कष्ट हो रहा है, वो जैसे जैसे पाइप मोटा करते जा रहे हैं वैसे वैसे वो पाइप, जैसे जैसे पाइप मोटा किया वैसे वैसे इनका कष्ट घट रहा है। फिर मैंने फिर कार्तिक के मजे ले लिए, आगे उसी पाइप को फिर से पतला करना शुरू कर दिया, फिर से कार्तिक का कष्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात, फिर से कार्तिक का कष्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही इस एग्जाम्पल से नहीं समझ आ रहा है तो नीचे वाले एग्जाम्पल से समझ लो। ये देखो हमने एक पाइप लिया हुआ है, ठीक है, एक पाइप है इतना बड़ा, ठीक है, ये देखो ये हमारा पाइप है जिसकी लेंथ L, जिसकी लेंथ L है। इसमें से मैंने इतने सारे कंचे गुजारे, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, इसकी चौड़ाई कितनी है A। तो मैंने इसमें से बहुत सारे कंचे गुजारने की कोशिश की, बड़े धक्का मुक्की हुई कंचों के बीच में, कंचों के बीच में, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है और कंचे बहुत ज्यादा हैं, तो धक्का मुक्की यानी रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन्स के बीच की धक्का मुक्की या कंचों के बीच की धक्का मुक्की ज्यादा होगी, है ना, और लेंथ भी कम है ना, धक्का मुक्की ज्यादा होगी। फिर हमने क्या किया, कंचे भी हमारे पास बढ़ गए, फिर हमने क्या किया, पाइप और लंबा कर दिया, धक्का मुक्की और ज्यादा लंबी होगी, ठीक है, ज्यादा दूर तक लड़ते भिड़ते जाएंगे, है ना, कि जितना बड़ा मान लो कि तुम्हारा गेम पीरियड है, अगर उसको मैं 40 मिनट की जगह 1 घंटे का कर दूं, उतना ज्यादा ही खेलोगे ना, उतना और ज्यादा खेलोगे। तो सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं बढ़ाया मैंने, क्या किया, पाइप की लेंथ को डबल कर दिया, 2L कर दिया। तो अब यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है ना, इन इलेक्ट्रॉन्स को मिलने वाला रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक धक्का मुक्की करते हुए एक दूसरे को जाना पड़ेगा। अब धक्का मुक्की का जो जगह होगी, जो लेंथ होगी जिसमें हम धक्का मुक्की करेंगे और ज्यादा होगी ना, यानी धक्का मुक्की और ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने पाइप मोटा कर दिया, फिर उतने ही इलेक्ट्रॉन रख के लेकिन पाइप मोटा कर दिया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन से बड़े आराम से गुजरेंगे, उनको अच्छी खासी जगह मिल रही है ना, उनको अच्छी खासी जगह मिल रही है ना पास करने की, ठीक है, तो ये आसानी से पास कर सकते हैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दे रहे हो, धक्का मुक्की कम हो जाती है, यानी रेजिस्टेंस कम हो जाता है अपने आप, ठीक है, क्लियर। बस में भी देखा होगा आपने, बस में अगर मान लो कि हमारे पास एक ही दरवाजा है, बस में चढ़ने का पीछे वाला दरवाजा, उतरने वाले में वो खोलता ही नहीं है ड्राइवर, ठीक है, चढ़ने के लिए तो तुम्हें बोलेगा कि भैया आगे वाले से घुस मत जाना, 1000 रुपए का फाइन है, और 10 लोगों को चढ़ना है, 50 लोगों को चढ़ना है, पालम द्वारका वाला जो पालम फ्लाईओवर वाला जो बस स्टॉप है, वहां से 50 लोगों को उस बस में चढ़ना है, और गेट एक ही है, क्या होगा, धक्का मुक्की होगी। छोटी बस होगी, देखो, और गेट देखो, गेट हमारा उतना ही बड़ा है ना, गेट हमारा बस का उतना ही बड़ा है, और 50 लोग घुस गए, धक्का मुक्की ज्यादा होगी, ठीक है।
फिर हमने क्या किया, गेट चौड़े कर दिए, दोनों गेट खोल दिए, अब धक्का मुक्की कम होगी, है ना, धक्का मुक्की कम होगी। फिर लोगों ने देखा है दो तरीके की बस आपने देखी होंगी, एक छोटी बस आती है और एक डीटीसी बड़ी वाली बस आती है। तो जब लोग देखते हैं कि छोटी बस आई है तो कम लोग उसकी तरफ दौड़ते हैं, है ना, तो कम धक्का मुक्की करते हैं। लेकिन जब देखते हैं बड़ी वाली डीटीसी बस आ रही है तो ज्यादा लोग दौड़ते हैं और ठूस ठूस के भर जाते हैं, ठूस ठूस के एक दूसरे को धक्का देते हुए पीछे वाला इलेक्ट्रॉन, मान लो किसी बंदे को जो सबसे लास्ट वाले दरवाजे से चढ़ा है पीछे, उसको उतरना तो आगे वाले दरवाजे से होगा, तो कितने सारे लोगों को धक्का मारते 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 रेंग रेंग के बेचारा रेंग रेंग के कहीं पहुंचने पार, है ना। जितनी ज्यादा बस लंबी है भीड़ में से निकलने में उसको उतना ही ज्यादा क्या लगता है, टाइम, ठीक है। सेम इलेक्ट्रॉन के केसेस साथ होता है, इलेक्ट्रॉन के साथ भी यही होता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन्स को जिस भी कंडक्टर से निकलना, अगर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, बड़े प्यार से आराम से गुजरेंगे, धक्का मुक्की कम है, खाली बस देगी एकदम मस्त आराम, एक एक सीट गिर के बैठ, ये होता है। लेकिन अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तुम्हारा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो कम है, मगर क्या हो रहा है, लेंथ डबल कर दी, है ना, लेंथ क्या कर दी, डबल कर दी। तो जब इस इलेक्ट्रॉन, तुम तो सिर्फ लेंथ बढ़ाई है, लेंथ बढ़ाने का मतलब क्या कर दिया, कैपेसिटी बढ़ा दी कि भैया अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसके अंदर, तो ज्यादा लोग भागेंगे इसकी तरफ, है। तो मान लो कोई इलेक्ट्रॉन एक यहाँ बेचारा फंस गया और इसके आगे हजारों बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब इसको निकल के वहां तक यहाँ तक आना है, इस वाली पीछे वाले इलेक्ट्रॉन को, तो क्या करेगा, इसको धक्का मारेगा, फिर उनको धक्का मारते 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 रेंग 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 के, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा किसका, लेंथ और रेजिस्टेंस का, कि वो किस पे कैसे डिपेंड करती है। जब जिसमें से इलेक्ट्रॉन को घुसना जिस दरवाजे से वही पतला होगा, है ना, वही पतला होगा, तो धक्का मुक्की अपने आप ऑब्वियसली बात है ज्यादा होगी, तो दरवाजा चौड़ा कर तो धक्का मुक्की कम, इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो कर जाएंगे, दिस इज द केस, ठीक है। तो द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है ना, मटेरियल की खुद की खूबी है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है वो मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, हर मटेरियल की अपनी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी फिक्स है ना। कॉपर की अपनी खूबी है कि भैया मैं इतना करंट रोकूंगा, गोल्ड कहता है मैं इतना रोकूंगा, इतने इलेक्ट्रॉन रोकूंगा। तो ये अलग अलग मेटल की या अलग अलग मटेरियल की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी अलग अलग है, समझो कैसे। तो द मेटल्स एंड अलॉय हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी, मेटल और अलॉय की रेजिस्टिविटी यानी इलेक्ट्रॉन को रोकने की क्षमता कम है, तभी तो मेटल में करंट इजीली फ्लो होता है। करंट इजीली फ्लो होने का मतलब क्या है, करंट इजीली फ्लो होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन का इजीली फ्लो होना, इलेक्ट्रॉन्स का इजीली फ्लो होना। करंट कब फ्लो होता है, जब इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, फ्लो करते हैं, है ना। तो मेटल के बारे में पता है आपको, मेटल इज अ गुड कंडक्टर और उसकी रेजिस्टिविटी कैसी होती है, लो। लो रेजिस्टिविटी का मतलब वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कम परेशान करता है, आसानी से गुजरने देता है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। और वो रेजिस्टिविटी का ऑर्डर जरूर याद रखना। तो मेटल्स और अलॉयज की जो रेजिस्टिविटी होती है ना, उसका ऑर्डर है बेटा 10 की पावर -8 ओम टू 10 की पावर -6 ओम, माइनस में है, मतलब ये बहुत ही कम रोकता है करंट के फ्लो को, कौन, मेटल और अलॉयज, इसीलिए उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या है, माइनस है। जो जितना ज्यादा करंट को आगे पास ऑन होने से रोकेगा उतना ही ज्यादा उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होगी। जैसे कि हमारे इंसुलेटर्स, रबर वगैरह, रबर ग्लास इंसुलेटर्स, ठीक है। पता ना आपको, रबर और ग्लास से करंट पास नहीं होता, क्योंकि वो मतलब करंट पास नहीं होता, रबर और ग्लास से करंट पास नहीं होता। क्यों पास नहीं होता, क्योंकि भैया वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को बहुत ज्यादा रोकते हैं, वो पास ही नहीं होने देते, इलेक्ट्रॉन को अपने आगे से निकलने ही नहीं देते, यानी उनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या है, बहुत ज्यादा, करंट को, इलेक्ट्रॉन को रोकने की क्षमता क्या है, बहुत ज्यादा। कितनी है, 10 की पावर 12 ओम मीटर टू 10 की पावर 17 ओम मीटर, प्लस में है। ये माइनस में 8 माइनस में 6 थी मेटल्स की, लेकिन इंसुलेटर की भैया प्लस में है, बहुत ज्यादा धक्का मुक्की कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, जाने ही नहीं दे रहे हैं,
और जब इलेक्ट्रॉन इनके अंदर से गुजर ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते, तो करंट ये क्या पास करेंगे? पास ही नहीं करेंगे। ठीक है, इसीलिए इंसुलेटर्स जो है वो करंट को पास ऑन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि भैया ये इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से गुजरने ही नहीं देते हैं। खूबी है इनकी, इनकी खूबी है। ठीक है, तो बोथ द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल वेरी विद टेम्परेचर। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, अब इसमें फर्क है। यहाँ घूम जाते हो, तुम्हारी क्या बोल दिया सब, तो एक ही बात बोल रहे हैं। रेजिस्टेंस होता है आर, ये ओम में आता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू ओम में आती है। और रेजिस्टिविटी होता है रो, ये ओम मीटर में आता है। इसमें आता है ओम मीटर में आता है। वो टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दोगे उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये मैं लिख देता हूँ कि ना, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, एंड रो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पे? टेम्परेचर पे। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, टेम्परेचर होगा, उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस। ठीक है, समझ में आ गई बात? तभी डिवाइस फूक जाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, करंट को ढंग से पास नहीं होने देते, फूक जाते हैं गर्म होकर। समझ में आई बात? क्लियर है? चलो, alloys have comparatively high resistivity as compared to metals। कह रहा है कि अलॉय की जो रेजिस्टिविटी है ना, वो मेटल के कंपैरिजन में ज्यादा है। मतलब अलॉयज जो हैं करंट को ज्यादा रोकते हैं। अलॉयज क्या करते हैं? करंट को ज्यादा रोकते हैं। ठीक है, और मेटल्स कम रोकते हैं, इसलिए मेटल गुड कंडक्टर हैं, अलॉयज पुअर कंडक्टर हैं, और नॉन मेटल इंसुलेटर है, कंडक्टर ही नहीं है। ठीक है, तो मेटल अलॉय, सुन लो, मेटल अलॉय और नॉन मेटल में से, ठीक है, क्या बोलते हैं, सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी है? मेटल की। सबसे ज्यादा किसकी है? नॉन मेटल की। और मैं पूछूं मेटल और अलॉय में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी है? अलॉयज की। इसकी है अलॉयज की। अब आपसे सवाल पूछता है कि वाई हीटिंग एलिमेंट of electric iron heater toaster geyser etc are made up of alloys। हीटिंग एलिमेंट क्या होता है? तो तुमने वो देखा होगा, वो घर में ना जनरली होता क्या है, जस्ट अ मिनट, कि तुमने, तुम्हारा ये जैसे हीटर आता ना, गोल वाला हीटर आता, देखा होगा घरों में पहले आता था, है, उसमें एक वायर सा लगा होता था, स्प्रिंग सी ऐसे करके लाल पड़ जाती थी। ठीक है, लाल पड़ जाती थी, याद होगा तुम लोगों को। ठीक है, अभी किस किस को याद है? तो जिसको याद है वो कमेंट में बताना मेरे को जरा याद से। तो वो जो गोल गोल सी स्प्रिंग टाइप की होती है ना हीटर्स में, गीजर भी खोलोगे गीजर में भी निकलेगी, हैं, कभी वो तुम्हारी वो जो इमर्शन रॉड होती है ना, पानी गर्म करने वाली रॉड, जिसे बाल्टी में डुबो के पानी गर्म करते थे, उसके अंदर अगर वो कभी निकल जाए ना, मैंने देखी निकलते हुए। ठीक है, हुआ क्या था कि क्या बोलते हैं, एक बार ना मम्मी ने क्या किया था ना, वो उसको गर्म कर दिया। ठीक है, और गर्म करके पानी की बाल्टी तो हटा दी, बाथरूम में रख दी, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उसका स्विच ऑफ नहीं किया। ठीक है, और उसको चलने दिया। ठीक है, वो लाल तो पड़ी नहीं थी, क्योंकि पानी में जब तक रहती है तब तक लाल नहीं होती। फिर वो स्विच ऑन रखे उन्होंने क्या किया, उसको उठा के ना, वो प्लास्टिक की, वो पहले वो प्लास्टिक की चेयर, वैसी निबार वाली चेयर्स आती थी, पतले पतले वायर से जो बनाते थे ना, वैसी वाली चेयर, उसके ऊपर रख गई और वो चली गई नहाने। ठीक है, मैं स्कूल से आ ही रहा था उस टाइम पे, मैंने देखा भाई फटैक से स्प्रिंग सी उसमें से कुछ निकली और एकदम फैल गई घर में स्प्रिंग, और एकदम फट गई वो पूरी। ठीक है, तब उसके अंदर भी हमने स्प्रिंग जैसा देखा था, वो हीटिंग एलिमेंट है, उसके अंदर भी होता है। इलेक्ट्रिक आयरन को कभी खुलवाओगे उसके अंदर भी होगा, टोस्टर के अंदर भी होता है, टोस्टर के अंदर तो कभी कभी बाहर से ही दिखने लगता है, गीजर के अंदर भी होता है। ठीक है, वो सब अलॉयज से बने होते हैं। पूछता है क्यों, वाई? तो ना इसके पीछे बेटा दो रीजन है। एक तो अलॉयज जो है ना इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, जल्दी जलते नहीं, जलकर राख नहीं होते, क्योंकि उनका मेल्टिंग
और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। और दूसरा रीजन ये है कि अलॉयज की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, मेटल के कंपैरिजन अलॉयज जो है उनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ज्यादा है, यानी वो करंट को ज्यादा रोकेंगे, और जितना ज्यादा करंट रोकेगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, जितना ज्यादा करंट रोकेगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तुमने तुम्हारे मोबाइल के चार्जर्स देखे है ना, जब वो मोबाइल को चार्ज कर रहे होते हैं ना हद से ज्यादा गर्म हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर से करंट को जाने की रोकने की कोशिश करते हैं। टीवी के पीछे कभी हाथ लगाओ गर्म हो जाती है, और जितनी ज्यादा देर चलाओगे उतनी ज्यादा गर्म हो जाती है, ठीक है। तो फिलहाल आप रीजन जान लो कि अलॉयज के क्यों बने होते हैं ये सब हीटिंग एलिमेंट, क्योंकि अलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज इजीली and their melting and boiling point is high, and the second reason is alloy have higher electrical resistivity। दोनों ही लिख के आने हैं आपको पेपर में, एक लिखा हो फिर टीचर आधा ही देगी, एक नंबर का क्वेश्चन आता है। चलो तो why electrical, next question है why electrical transmission lines are made up of copper and aluminium। कभी भी तुमने बिजली के लोहे के तार देखे हैं? लोहे के बिजली के तार नहीं होते, बिजली के तार कभी भी लोहे के नहीं होते। जो बाहर तुमने देखे ना तुम्हारे गांव वगैरह में जो खम्भों से जो बिजली आती है, उन खम्भों पे जो वायर्स होते हैं वो एल्यूमिनियम के होते हैं, और हमारे घरों में जब हम दीवार में जो वायर लगवाते हैं वो कॉपर के होते हैं। तो कॉपर और एल्यूमिनियम के ही क्यों है, आयरन के क्यों नहीं? तो रीजन ये है कॉपर और एल्यूमिनियम की जो रेजिस्टिविटी है, ठीक है, लो है, have low resistivity as compared to iron or other metals, ठीक है। so the transmission loss will be minimum। तो क्या होगा जब आप इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह भेजोगे तो ट्रांसमिशन लॉस कम होगी, क्योंकि भैया वो करंट को रोक ही कम रहा है ना। जब करंट को कोई चीज जिससे आप जिस वायर से गुजार रहे हो अगर वो करंट को कम रोकेगा तो ट्रांसमिशन लॉस कम ही होंगे, है ना। एंड हेंस दे आर यूज्ड एज इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस, इसीलिए उन्हें इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन के तौर पे यूज किया जाता है। अब एक क्वेश्चन और पूछता है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये, कि व्हाई टंगस्टन इज यूज्ड एज फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। टंगस्टन को इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के तौर पे क्यों यूज करता है? तो तुमने पुराने जमाने वाला बल्ब देखा होगा ना, तो पुराने जमाने वाले बल्ब में एक स्प्रिंग सी होती थी। ये वाले बल्ब जो होते थे, कौन से वाले, ये वाले, ठीक है देखो तो ना उनमें ये देखो ऐसे वाले बल्बों में ये जो ऐसी वायर सी होती है ना बीच में रेड कलर की बना देते हैं, तो तुम उसको गर्म करते हो, बिजली देते हो तो वो गर्म हो जाती है, गर्म होके वो रेड हो जाती है, गर्म होके क्या होती है वो रेड होती है ना। तो ये जो रेड हो रही है ना वायर वो होती है टंगस्टन की। तो कह रहा वो टंगस्टन की क्यों होती है? तो देखो रीजन ये कि टंगस्टन की जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है वो बहुत हाई होती है, हैज हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, सो इट विल प्रोड्यूस मोर हीट। रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा होगी ना वो गर्म उतना ज्यादा होगा, इसीलिए लाल हो जाता है। एंड हेंस मोर लाइट, और ज्यादा लाइट प्रोड्यूस होगी। और दूसरी चीज ऑल्सो टंगस्टन का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये दूसरा रीजन, दो रीजन है, एक तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ज्यादा है और दूसरा क्या है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, तो वो जल्दी से वो वायर मेल्ट नहीं होगा, तो बार बार बल्ब चेंज करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो ये कहानी है हमारी। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे आपको अगली कक्षा में।